नमस्कार। मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स डिक्लाइन। Biodiversity or biological diversity is a term that describes the variety of living beings on Earth. Biodiversity also refers to the number of abundance of different species living within a particular region. It represents the wealth of biological resources available to us. Biological diversity means the variability among living organisms for all sources, including interallial, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species, and ecosystem. The term biodiversity was first coined by Walter G. Rosen in 1986. Biological diversity, abbreviated as biodiversity, represents the sum total of various life forms such as unicellular fungi, protozoa, bacteria, and multicellular organisms such as plants, fishes, and mammals at various biological levels, including genes, habitat, and ecosystem. Biodiversity is found on Earth today consists of many millions of distinct biological species, which is the product of nearly 3.5 billion years of evolution. अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पहले हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। संगठन के सूक्ष्मतम या फाइनेस्ट लेयर पर जियोग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन तथा एक ही पॉपुलेशन के सिंगल्स के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताएं आनुवंशिक विभिन्नताएं या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जाति या स्पीसीज डाइवर्सिटी जैव विविधता में अपने सबसे आधारित स्तर पर धरती पर उपस्थित जातियों की पूरी श्रेणी आती है, जिसमें सूक्ष्म जंतुओं से लेकर जैसे वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा से पादप प्राणियों और कवक के बहुकोशीय जगत तक आते हैं। थर्ड, कम्युनिटी या समुदाय या पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता बड़े पैमाने पर जैव समुदाय में विभिन्नताएं जिनमें जातियां या स्पीसीज रहती है, पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें समुदाय आते हैं और इन स्तरों पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, विविधता समुदाय विविधता कहलाती है। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या कारण हैं। तो हम लेते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिजीज। ये कुछ इसके मेन कारण हैं। पहला हम लेते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या आवास विनाश। जैव विविधता के हनन के प्राथमिक कारण प्रत्यक्ष मानवीय शोषण या फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बल्कि आवास विनाश या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, जो मानवीय जनसंख्या और मानवीय क्रियाकलापों के विस्तार के अनिवार्य रीति के ही परिणामतः होता है। जैव समुदाय का अत्यधिक विनाश पिछले 150 वर्षों के अंदर अत्यधिक हुआ है, जिसके दौरान मनुष्य जनसंख्या 1850 में 1 अरब से 1930 में 2 अरब, 1990 में 5.3 अरब पहुंच चुकी है और वर्ष 2000 तक 6.5 अरब तक पहुंच गई है। आवास ह्रास अधिकतर कशेरुकियों के लिए प्राथमिक खतरा है, जो विलोपन का मुंह देख रहे हैं। कई देशों में, विशेषकर द्वीपों पर जहां मनुष्य की जनसंख्या घनत्व अधिक है, अत्यधिक मौलिक आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50% से अधिक वन्य जीव आवास 61% पुरातन विश्व उष्णकटिबंधीय देशों में से 49 में से क्षतिग्रस्त हुआ है।
कई घटनाओं में आवास विनाश करने वाले कारक बड़ी औद्योगिक और व्यावसायिक क्रियाएं, भूमंडलीय अर्थव्यवस्था जैसे खनन, पशु रेंचन या कैटल रेंचिंग, कमर्शियल फिशिंग, वानिकी या फॉरेस्ट्री, रोपण या प्लांटेशन, कृषि, एग्रीकल्चर, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और बांध निर्माण जो लाभ के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। आवास की बड़ी मात्रा प्रतिवर्ष लुप्त हो रही है क्योंकि विश्व के वन कट रहे हैं। वर्षावन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स, मैंग्रोव और घास भूमि या ग्रासलैंड ऐसे आवास हैं जिनका विलोपन हो रहा है और धीरे धीरे इनमें मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या आवास खंडन, आवास जो पहले बड़े क्षेत्र को घेरते थे प्राय सड़कों, खेतों, कस्बों, नालों, पावर लाइंस इत्यादि द्वारा अब खंडों में विभाजित हो गए हैं। आवास खंडन वह प्रक्रम है जहां आवास के बड़े सतत क्षेत्रफल में कम हो गए हैं और दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो गए हैं। जब आवास क्षतिग्रस्त होते हैं तो वहां प्राय आवास का छोटा खंड भाग शेष रह जाता है और ये खंड प्राय एक दूसरे से अत्यधिक रूपांतरित या मॉडिफाइड या फिर डिग्रेडेड लैंडस्केप के द्वारा अलग होते हैं। आवास खंड मौलिक आवास से दो तरीके से भिन्न होते हैं। पहला, खंडों में आवास के क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा अच्छी स्थिति में होती है और दूसरा, प्रत्येक आवास खंड का केंद्र के निकट होता है। आवास खंडन स्पीशीज के सामर्थ्य को डिस्पर्सल और उपनिवेशन के लिए सीमित कर सकता है। यह प्राणियों की चरने की क्षमता कम करता है। आवास खंडन इस प्रकार का कोर प्रभाव होता है जैसे सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन, प्रकाश, तापमान, वायु इत्यादि में होता है। अब हम लेते हैं पॉल्यूशन। कुछ क्रियाएं समुदाय में मुख्यतया जातियों को प्रभावित नहीं करती हैं, परंतु अन्य जातियां इस प्रकार के आवास निम्नीकरण से अत्यधिक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए वन आवास का भौतिक निम्नीकरण, अनियंत्रित धरातलीय अग्नि या ग्राउंड फायर्स पेड़ों को नहीं मार सकती, परंतु वन पृष्ठ पर समृद्ध बारहमासी वन पादप समुदाय और कीट प्राणी जगत अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कोरल रीफ्स में बोटिंग और ड्राइविंग फ्रेजाइल स्पीसीज को डिग्रेड करती है। आवास निम्नीकरण की सबसे रहस्यमयी कार्यविधि पर्यावरणीय प्रदूषण है, जिसका मुख्य कारण है पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन और अपशिष्ट, कारखानों और मोटर गाड़ियों से उत्सर्जन और अपरित पहाड़ी पार्श्व से अवसाद निक्षेपण या फिर इनरोड हिल साइड से सेडिमेंट डिपोजिशन। पीडकनाशी प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के पर्यावरण पर प्रभाव ज्ञातव्य है। अम्ल वर्षा और ग्लोबल जलवायु परिवर्तन की मुश्किलें भी ज्ञातव्य है। अगला है इन्वेसिव स्पीसीज या फिर विदेशी स्पीसीज का प्रवेश। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। आवास विनाश, खंडन और फ्रेगमेंटेशन के जैव विविधता पर स्पष्ट हानिकारक प्रभाव हैं, परंतु जब जैव समुदाय सही सलामत रहते भी हैं तब भी मानवीय क्रियाओं के द्वारा हुए परिवर्तन के कारण हनन हो सकता है। इस प्रकार के तीन परिवर्तन हैं: विदेशी स्पीशीज का प्रवेश, रोगों का बढ़ता स्तर और विशिष्ट जाति का मनुष्य द्वारा अत्यधिक शोषण। विदेशी स्पीशीज के प्रवेश के तीन मुख्य कारक जिम्मेदार हैं। फर्स्ट, यूरोपीय उपनिवेशन, सेकंड, हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि और तीसरा, कृषि और आकस्मिक अभिगमन एक्सीडेंटल ट्रांसपोर्ट। अधिकतर विदेशी स्पीशीज नई जगहों पर स्थापित नहीं हो पाती, तो भी कुछ स्पीशीज नए क्षेत्र में स्थापित होने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार की कामयाब विदेशी स्पीशीज देशी स्पीशीज को विलोपन के बिंदु तक मारती हैं या लास्ट तक उसे किल करती है। ये आवास को इस प्रकार बदल देती हैं कि कई नेटिव स्पीशीज उसमें जीवित रहने के लिए असक्षम होती हैं। विदेशी स्पीशीज का प्रभाव द्वीपों पर अधिकतम है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जंतु यदि नए प्राकृतिक क्षेत्र में लाए जाते हैं तो ये महामारी कर सकते हैं और नेटिव स्पीशीज पूरी तरह विलुप्त हो जाती है।
अतिशोषण या ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बढ़ती मानवीय जनसंख्या प्राकृतिक संपदाओं के उपयोग को तीव्र कर रही है। अधिकतम लाभ पाने के लिए पैदावार की कटाई के तरीके रूपांतरित कर लिए गए हैं। पारंपरिक समाजों में अतिशोषण को रोकने के लिए कुछ नियंत्रित तरीके होते हैं। इनकी अपेक्षा विश्व के अधिकतर भाग में जितनी जल्दी हो सके आजकल संपदाएं शोषित या प्रयुक्त हो रही है। संपदाओं का शोषण किसी स्थानीय जाति के लिए व्यावसायिक बाजार उत्पन्न होने से भी होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका फर में व्यापार। अति शोषण से विश्व में संकटापन या इंडेंजर्ड वर्टिब्रेट्स की लगभग 1/3 तथा इसके साथ साथ अन्य जातियां भी खतरे में हैं। बढ़ती ग्रामीण पैदावार, बढ़ती ग्रामीण गरीबी, पैदावार के बढ़ते योग्य तरीके और अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन मिलकर जातियों के विलोपन को कगार तक पहुंचा रही हैं। यदि जातियां अतिशोषण द्वारा पूरी तरह विलुप्त नहीं होती तो जनसंख्या माप इतना घट जाता कि जाति को पुनः प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।